प्रणाम मित्रों। ओशो से जुड़े रोचक एवं अनछुए पहलुओं में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ओशो के जीवन में विशेष रहे। जी हाँ, जिन्होंने ओशो के जीवन में एक बहुमूल्य योगदान दिया। आप सोच रहे होंगे, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके जीवन में ओशो का बहुत योगदान है, पर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ओशो के जीवन को प्रभावित किया या यूं कहो एक विशेष योगदान दिया? जी हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ओशो के जीवन में एक विशेष महत्व और स्थान रखते हैं। कौन से हैं वह लोग? आइए जानते हैं। ओशो के जीवन में कई स्त्री पुरुषों का योगदान रहा है। स्त्रियों की बात करें तो ओशो के जीवन में 3 स्त्रियों का योगदान सबसे अधिक रहा, जिनके जिक्र के बिना 20वीं सदी के महानायक ओशो की महागाथा अधूरी है। और वह 3 स्त्रियां हैं। पहली, ओशो की नानी। दूसरी, ओशो की पूर्व जन्म की माँ जो उन्हें इस जन्म में भी मिली। और तीसरी, ओशो की प्रेमिका शशि। आइए इन तीनों के महत्व एवं योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। ओशो के बचपन का प्रारंभिक काल माता पिता के साथ कम, अपने नाना नानी के साथ अधिक बीता, खासकर नानी के साथ, क्योंकि ओशो के नाना ओशो के बचपन में ही चल बसे थे, जिसके चलते ओशो की नानी ने उनकी देखरेख की और ओशो को उनका सानिध्य अधिक प्राप्त हुआ। ओशो की नानी ओशो को प्यार से राजा कहकर पुकारती थी, तो ओशो अपनी नानी को माँ कहकर पुकारते थे। पुस्तक स्वर्णिम बचपन में ओशो कहते हैं, मेरी नानी के बिना मेरे जीवन की कहानी अधूरी है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा होने में उन्होंने मेरी सब तरफ से मदद की है। मेरी कहानी में मेरी नानी का जिक्र बार बार आएगा। ओशो कहते हैं, मेरी नानी मेरे परिवार का हिस्सा थी। वह मुझे समझती थी, क्योंकि मेरे बचपन से ही उन्होंने मुझे बढ़ते हुए देखा था और कोई मुझे उतना नहीं जानता था जितना वह जानती थी। उन्होंने मुझे सब कुछ करने दिया, सब कुछ। फिर जिज्ञासा सिगरेट पीने की हो या फिर गांव की वेश्या को मिलने की चाहत, नानी ने पूरा सहयोग दिया। ओशो कहते हैं, नानी के सहयोग में एक सबक था। उन्होंने मुझे हर चीज इसीलिए करने दी ताकि मैं चीजों एवं परिस्थितियों को स्वयं अनुभव कर सकूं और अपने अनुभव करके अपना निर्णय खुद ले सकूं, ताकि मैं जाग सकूं। अपनी नानी के बारे में बात करते हुए ओशो कहते हैं, मेरी नानी ने मुझे धीरे धीरे पढ़ना सिखाया और मैंने पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी। मैं उन्हें पढ़कर जो भी सुनाता, वह मुझसे किसी वाक्य या पैराग्राफ या सारे अध्याय का सारांश में अर्थ पूछती। इस प्रकार प्रशिक्षण हो गया और दूसरों को समझाने की मेरी आदत भी हो गई। ओशो के प्रवचनों में कहानियों का बहुत महत्व है। सच तो यह है, कहानियों के माध्यम से ओशो ने बहुत प्रवचन दिए हैं। कहानियों का यह श्रेय भी ओशो अपनी नानी को देते हैं। ओशो कहते हैं, मेरी नानी ने मुझे कहानी कहने वाला बना दिया। मुझे बचपन में कहानियां बहुत प्रिय थी। मैं रोज नानी से कहानी सुनता और बिल्कुल उल्टा वे मुझे उकसाती थी कि मैं उन्हें कहानियां सुनाऊं। सब तरह की कहानियां, दुनिया भर की गप्पे हम एक दूसरे के साथ मारते। यह सिलसिला तभी से शुरू हो गया था और इस तरह मेरी नानी ने मुझे छोटी सी उम्र में कहानी कहने वाला बना दिया। इतना ही नहीं, ओशो कहते हैं, नानी के इस प्रयास से भाषण की कला सीखे बिना भी मैं वक्ता बन गया। सच तो यह है, मुझे वक्ता बनाने में मेरी नानी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं उन्हें बिना डर के कुछ भी कभी भी सुना सकता था। ओशो के नाना की मृत्यु ओशो के बचपन में उन्हीं की गोद में हुई। ओशो को जन्म, मृत्यु
एवं जीवन का बोध इसी घटना से हुआ। ओशो कहते हैं, मेरे नाना ने न केवल यह जानने में मेरी सहायता की कि जीवन क्या है, बल्कि उन्होंने मृत्यु को जानने में भी मेरी सहायता की। मृत्यु शोक नहीं उत्सव है। यह बात भी ओशो ने अपनी नानी से सीखी। जब ओशो के नाना ओशो की गोद में अपना दम तोड़ रहे थे, तब नानी वहीं उनके साथ थी। ओशो कहते हैं, जाने से पहले नाना के होठों पर जो अंतिम शब्द थे वह थे, चिंता मत करो क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं, और बस चल बसे। मैंने देखा नानी की आंखों में आंसू की बजाय होठों पर गीत था, और यह वही गीत था जिसे नानी ने तब गाया था जब उन्हें नाना से पहली बार प्रेम हुआ था। ओशो कहते हैं, इस तरह मैंने सीखा कि मृत्यु का भी उत्सव मनाना चाहिए। करने और होने में बहुत फर्क है। ओशो ने इसका अर्थ एवं भेद भी पहली बार अपनी नानी से ही सीखा। ओशो कहते हैं, नानी ने मुझे पहली बार बताया कि सही भी गलत आदमी के हाथ में गलत हो जाता है और गलत भी सही आदमी के हाथ में सही हो जाता है। इसीलिए तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, केवल एक ही बात ध्यान रखो कि तुम क्या हो रहे हो। करना और होना, यही एकमात्र प्रश्न है जो मैंने अपनी नानी से सीखा। ओशो के जीवन में नानी का बहुत महत्व था। ओशो कहते हैं, मेरी नानी वह दूसरा इंसान थी जिसको जाकर मैंने अपने संबुद्ध होने की खबर दी। इतना ही नहीं, मेरी नानी न केवल मेरी प्रथम शिष्या थी, बल्कि प्रथम संबुद्ध शिष्या भी थी। अपनी पुस्तक स्वर्णिम बचपन में ओशो कहते हैं, मेरी कहानी में एक और महिला का जिक्र आएगा और उसका भी मेरे जीवन में बहुत महत्व है। एक तरीके से विशेष महत्व, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी दिया वह सब पहला था। पहली घड़ी, पहला टाइपराइटर, पहली कार, पहला टेप रिकॉर्डर और पहला कैमरा। वह महिला कोई और नहीं, चांदा वाली माँ थी, जिनका असली नाम मदन कुंवर था तथा ओशो से संन्यास के उपरांत उनका नाम माँ आनंदमयी पड़ गया। माँ आनंदमयी एवं ओशो के बारे में गहराई से जानने का मौका मिलता है पुस्तक भावना के भोजपत्रों में से। यह पुस्तक माँ आनंदमयी को ओशो द्वारा लिखे गए तमाम पत्रों का संकलन है, जो ओशो का माँ आनंदमयी के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाती है। माँ आनंदमयी चंद्रपुर की रहने वाली थी। अपनी पहली मुलाकात का वर्णन करते हुए माँ आनंदमयी बताती हैं कि धोती लपेटे एक दाढ़ी वाले तेजस्वी पुरुष को मैंने देखा था। उस समय उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था। उन्होंने जैसे ही पहली बार मुझे देखा, उनकी आंखों में मुझे यह भाव लगा कि वे मुझे देखकर थोड़े क्षणों के लिए जैसे चौंक गए, और उसी क्षण मुझे भी कुछ बड़ी ही अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा मेरे शरीर में सारे रक्त का प्रवाह सिमटकर मेरी छातियों में होने लगा है। मैं भी चौंकी। उस दीर्घ नैनों वाले, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से क्यों चौंकी ये मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं वह क्षण भूल नहीं सकती। वे असाधारण नजरें थी। कुछ चौंकाने का भाव दोनों ही की नजरों में था। पलक झपकते ही यह सब हो चुका था। मैं तो मंत्रमुग्ध हिरणी सी युग पुरुष शिकारी के सामने खड़ी थी। यह देखकर माँ आनंदमयी को लगा कि कहीं यह उनके पिछले जन्मों का वही बेटा तो नहीं, पर वह इस बात की पुष्टि चाहती थी। समय आगे बढ़ा, कई मुलाकातें एवं घटनाएं घटी, पर माँ आनंदमयी बेचैन थी। वह सोचती थी कि यदि यह मेरा बेटा है तो मुझे माँ क्यों नहीं कह रहा। इसको भी मेरे माँ होने की प्रतीति हुई
या नहीं। ओशो से एक नए मुलाकात में अपने तमाम प्रश्नों को सुलझाते हुए माँ आनंदमयी ने ओशो से पूछा, दूसरे सन्यासियों की तरह आप भी हिमालय भाग जाएंगे क्या? इस पर ओशो ने उत्तर दिया, यदि आप नहीं मिलती तो शायद चला जाता। बात आई गई हुई, समय बीता। इस उत्तर के बाद माँ का रोआ रोआ चीख चीख कर चिल्ला रहा था कि यह वही है, मगर साथ में एक चिंता भी थी कि उन्होंने माँ कहकर उन्हें अब तक क्यों नहीं पुकारा। ये बेचैनी माँ को बराबर सता रही थी। कुछ दिनों बाद ओशो के पिताजी श्री बाबूलाल जी का एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मैं रजनीश की माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। वह सौभाग्यशाली माँ कैसी हैं, कौन है जो रजनीश की माँ है? ऐसी पुण्यशाली माँ के मैं कब चरण स्पर्श करूंगा? यह घटना 3 दिसंबर 1960 की है, जिस दिन माँ आनंदमयी की खुशियों का कोई ठिकाना न था। ओशो ने जितने पत्र या पत्रों के जवाब माँ आनंदमयी को लिखे, उतने किसी अन्य को कभी नहीं लिखे। अपने एक पत्र में ओशो लिखते हैं, प्रिय माँ, पद स्पर्श, आपका आशीष पत्र मिला। मैं कितना आनंदित हूँ, कैसे कहूँ। माँ जैसी अमूल्य वस्तु निर्मूल्य मिल जाए और वह भी मुझ जैसे अपात्र को, तो इसे प्रभु की अनुकंपा के अतिरिक्त और क्या कहूँ। आपको पाने में भी उसका करुणामय हाथ ही मेरे पीछे है, यह मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ। एक अन्य पत्र में ओशो इस बात का खुलासा करते हैं और लिखते हैं, आप अकेली ही ऐसा क्यों समझती हैं कि सिर्फ आप ही मुझे ढूंढ रही थी? मैं भी तो आपको ढूंढ रहा था। 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 1973 में माउंट आबू में लगे ध्यान शिविर में लगभग 1000 साधकों की उपस्थिति में ओशो ने मदन कुंवर जी के चरण स्पर्श कर उन्हें मां आनंदमयी के नाम से संन्यस्त किया तथा अपने पूर्व जन्म की मां भी घोषित किया। मां आनंदमयी का कहना है कि मेरा पुत्र तो मिला ही, लेकिन उस पुत्र के रूप में मुझे एक गुरु भी मिला। ओशो के जीवन में शशि की बात करें तो शशि ओशो के किशोरावस्था के पहले प्रेम का नाम है। जी हाँ, शशि वह पहला प्रेम है ओशो का जिसे वह प्रेम से गुड़िया कहकर बुलाते थे। शशि ओशो के साथ स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी। 12 वर्ष की आयु में टाइफाइड से उसका देहांत हो गया था। ओशो और उसका प्रेम बहुत ही खूबसूरत था, जैसे स्कूली दिनों में दो मित्रों का होता है। ओशो उसको नोट्स बना बना कर देते, उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते और जैसी शैतानियां, मजाक, खेलकूद एवं गप्पे आदि उस उम्र में होते हैं, वह सब कुछ था उन दोनों के बीच में। ओशो ने अपनी नानी को कभी अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि शशि ने मुझे मरने से पहले कहा था कि वह जन्म लेकर मुझसे फिर मिलेगी, और मैंने भी कहा था कि मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। ओशो के बाद के जीवन में जिस निर्वाणों का उल्लेख है वो कोई और नहीं, वो शशि ही है। इस बात को स्वयं ओशो ने भी कई बार स्वीकारा था जब उनकी निर्वाणों से भेंट हुई थी। शशि से ओशो का यह प्रेम भले ही छोटी उम्र में थोड़े समय के लिए रहा, पर इसी प्रेम ने ओशो को प्रेम व जीवन का पूरा पाठ पढ़ाया और किशोर अवस्था में उन्हें और भी अधिक जागरूक एवं संवेदनशील बनाया। तो यह थी ओशो के जीवन की वह 3 स्त्रियां जिनका ओशो के जीवन में बहुत महत्व रहा तथा जिनके योगदान के बिना ओशो की जीवन गाथा अधूरी है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।
इस जानकारी के साथ आप ओशो के जीवन से जुड़े अन्य रोचक एवं अनछुए पहलुओं को पढ़ सकते हैं मेरी पुस्तक ओशो की जीवन यात्रा में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।